फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 26वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अंश को जाते देखकर रोबिन और नील भी दूसरी कार से उसके पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि गुस्से में अंश कुछ ऐसा न कर दे जिससे बाद में उसे पछताना पड़े। वही अंश बहुत स्पीड से कार चला रहा था। उसके मन में बार बार वही बात चल रही थी जब आरोही ने उसे खुद से दूर जाने के लिए कहा था। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन आरोही और रूही से दूर जाना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अभी यही सब सोच रहा था, तभी सामने से एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आया। ट्रक ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा, जिससे अंश एकदम से होश में आया। उसने गाड़ी को टर्न करके जोर से ब्रेक दबा दिया, जिससे उसकी कार एक आवाज के साथ रुक गई। वही अंश कार से बाहर आया और लंबी लंबी सांस लेते हुए सामने की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। उसे ये भी पता नहीं चला जिन सीढ़ियों से वो चढ़कर जा रहा है वो सीढ़ियां भगवान शिव के मंदिर में जाती है। ऊपर पहुंचकर हंस ने जब चारों तरफ देखा तो उसे सामने शिवलिंग दिखाई दिया। उसे देखकर अंश एकदम से हैरान हो गया। उसने खुद से कहा, मैं मंदिर कैसे आया? मुझे तो मंदिर आना पसंद नहीं है। इतना कहकर वो जाने लगा। तभी एक पंडित ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, अब मंदिर आ ही गए हो तो प्रसाद लेकर जाओ। उनकी बात सुनकर अंश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने पंडित जी प्रसाद लेकर आ रहे थे। अंश के पास आकर उस पंडित ने अंश को अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा, तो अंश ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर पंडित जी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें इस वक्त प्रसाद की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये तुम्हारे गुस्से को शांत कर सकता है। उनकी बात सुनकर हंस ने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं इस वक्त गुस्से में हूँ? उस पंडित ने कहा, मुझे सब पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा मन इस वक्त परेशान है, लेकिन तुम अपने मन की बात किसी को नहीं कह पाते हो, या ये कहे कि तुम लोगों के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते, जो तुम अपने मन की बात किसी के सामने नहीं कह सकते, लेकिन भगवान के सामने कहकर अपना मन हल्का तो कर सकते हो। पंडित जी की बात सुनकर हंस ने कहा, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो पंडित स्माइल करते हुए वहाँ से चला गया। वहीं अंश एकटक शिवलिंग को देख रहा था और वो अपने कदम शिवलिंग की तरफ बढ़ा रहा था। उसे खुद भी पता नहीं था कि इस वक्त वो क्या कर रहा है। उसके मन में तो बस यही बात चल रही थी कि आरोही ने उसे खुद से दूर जाने के लिए कहा। शिवलिंग के पास आकर वो घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर शिवलिंग की तरफ देखते हुए कहा, मॉम ने मुझसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा पैसा, मेरी पावर मुझे काम नहीं आएगी। मैं इतना मजबूर हो जाऊंगा कि मुझे आपके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगनी पड़ रही है। आरोही ने मुझसे कहा था कि जब अपने सामने सारे बंद दरवाजे बंद होते दिखाई दे तो मुझे आँख बंद करके आपको याद करना चाहिए। वहीं इधर हॉस्पिटल में अंश के जाने के बाद आरोही जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसे ऐसे रोते देखकर आशी उसके पास गई और उसे गले लगाकर चुप करवाने लगी। वहीं एक साइड में जैस्मिन और प्रिया उन्हें देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। इधर मंदिर में अंश घुटनों के बल बैठकर भगवान से रूही की जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसने शिवलिंग की तरफ देखते हुए कहा,
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब क्या करेगा अंश? क्या अंश कभी भगवान पर विश्वास करेगा? जानने के लिए बने रहना। मेरी मॉम को और मेरी वाइफ को आप पर पूरा यकीन है। मैं उनके यकीन पर यकीन रखकर आपके सामने मेरी बेटी की ज़िंदगी की भीख मांग रहा हूँ। वो लोग कहते हैं कि मैं आपके सामने हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ कुछ मांगूंगा तो आप वो मुझे दोगे। अगर ऐसा है तो साबित कीजिए कि आप इस दुनिया में एग्जिट करते हैं मेरी बेटी को ठीक करके, तब मैं आपको मानूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर मंदिर से बाहर निकल गया। वहीं इधर हॉस्पिटल में एक नर्स भागते हुए आईसीयू से बाहर आई और उसने सबकी तरफ देखकर कहा, बच्ची को होश आ गया है, आप सब जाकर उससे मिल सकते हो। उसकी बात सुनकर आशी अंश को कॉल करने लगी, लेकिन अंश अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था। वहीं रोबिन और नील अंश को ढूंढते ढूंढते मंदिर के पास आ गए। जब उन दोनों ने देखा कि अंश मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आ रहा है तो वो दोनों अंश को देखकर हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था अंश आज तक मंदिर नहीं गया है और उसे मंदिर जाना पसंद भी नहीं है। अंश को देखकर रोबिन गाड़ी से बाहर आया और अंश के पास जाकर बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? तभी नील के फ़ोन पर आशी का कॉल आया। आशी का कॉल देखकर नील ने कहा, हॉस्पिटल से आशी का कॉल है। उसकी बात सुनकर अंश ने नील के हाथ से फ़ोन लिया और कॉल पिक किया तो उसे दूसरी तरफ से आशी की आवाज़ आई, भाई रूही को होश आ गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। वहीं आशी की बात सुनकर अंश ने रोबिन के गले लगते हुए कहा, रूही को होश आ गया है, तुम जल्दी हॉस्पिटल चलो, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। इतना कहकर वो जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वहीं रोबिन ने नील से कहा, तुम दूसरी कार से हॉस्पिटल आ जाओ, मैं अंश के साथ जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर नील ने हाँ मैं अपना सीट हिलाया तो रोबिन अंश के बगल में जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही अंश ने कार स्टार्ट की और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं रूही को होश आने की बात सुनकर आकाश और अमन आईसीयू के अंदर गए और रूही को चेक करने लगे। वहीं आरोही आईसीयू के अंदर आकर एक साइड खड़ी होकर एकटक रूही को देख रही थी, जो इस वक्त अपनी आंखें खोलकर अमन और आकाश को देख रही थी। उसे इसे देखकर आकाश ने पूछा, क्या हुआ परी, आप मम्मा को देख रही हो? उसकी बात सुनकर रूही ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया तो अमन ने आरोही को आगे आने के लिए कहा, जिसे सुनकर आरोही अपनी आंखों में आंसू लिए रूही के पास आकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोली, आपने मम्मा को डरा ही दिया था कि आपको कहीं दर्द हो रहा है? उसकी बात सुनकर रूही ने ना मैं अपना सिर हिलाया तो आरोही ने कहा, क्या आपको भूख लगी है? उसकी बात सुनकर रूही ने ना मैं अपना सिर हिलाया तो आरोही ने कहा, कि आपको भूख लगी है? रूही ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया तो आकाश ने आरोही की तरफ देखकर कहा, अभी रूही बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 दिन तक उसे लिक्विड ही देना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या रूही को आएगी अंश की याद? क्या रूही के लिए आरोही अंश को हॉस्पिटल बुलाएगी? जानने के लिए बने रहना। उसके बाद कुछ दिन तक खिचड़ी देनी है। अभी वो ठीक हो गई है तो हम रूही को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद तुम रूही को कुछ खिला देना। उसकी बात सुनकर आरोही ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया। फिर आकाश ने रूही की तरफ देखकर कहा, नटखट परी, बिल्कुल भी मस्ती नहीं करना, चुपचाप सोना है।
उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये शैतान चुप बैठने वालों में से है? वैसे भी आशी तो इसे छोटी शैतान कहकर बुलाती है। फिर उसने रूही की तरफ देखकर कहा, मैंने सही कहा ना परी? उसकी बात सुनकर रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो आरोही, अमन और आकाश हंसने लगे। फिर आकाश ने एक नर्स को रूही को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए कहा और आरोही को बाहर चलने को कहा तो आरोही ने रूही के फोrehead पर किस करते हुए कहा, बच्चा मम्मा बाहर है, आप रोना मत। उसकी बात सुनकर रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो आरोही ने हंसते हुए कहा, मैं कुछ भी कहती हूँ तो ऐसे हाँ करती है जैसे सब कुछ समझती है। एक नंबर की नौटंकी है ये लड़की। इतना कहकर वो अमन और आकाश के साथ बाहर चली गई। वहीं बाहर आकर अमन ने सब जगह देखा तो उसे अंश कहीं नजर नहीं आया। अंश को वहां ना देखकर अमन ने आशी से पूछा, अंश कहाँ है? कल से तो वो रूही के होश में आने का वेट कर रहा था। मुझे तो उसने यहाँ तक धमकी दी थी कि अगर उसकी बेटी को कुछ भी हुआ तो वो मुझे और मेरे हॉस्पिटल को नहीं छोड़ेगा। अब उसकी बेटी को होश आ गया है तो अब वो गायब हो गया। कमाल का इंसान है ये अंश भी। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला और अंश को कॉल करने लगा। दरअसल आरोही ने जिस वक्त अंश को जाने के लिए कहा था तब आकाश और अमन वहाँ नहीं थे। वो केबिन में बैठकर रूही की रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे। वहीं अंशु इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था जिस वजह से उसने अमन का कॉल पिक नहीं किया। उसे कॉल पिक ना करते देखकर अमन ने चिल्लाते हुए कहा, ये इंसान हमेशा ऐसा ही करता है। जब भी मैं इसे कॉल करता हूँ ये मेरा कॉल नहीं उठाता। अगर वो मुझे कॉल करता है और मैं नहीं उठाता हूँ तो बाद में मुझे धमकी देता है। उसकी बात सुनकर आरोही को अंश की याद आ गई। उसे याद करते ही आरोही की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसे रोते देखकर आशी ने पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? वैसे छोटी शैतान अब कैसी है? क्या मैं उससे जाकर मिल सकती हूँ? कल से उसने मुझे परेशान करके रखा है। तुम्हें पता है जब उन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था तब मेरा क्या हाल हुआ था? मैं ही जानती हूँ। मुझे तो बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। उसकी बात सुनकर आरोही ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अब मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारी छोटी शैतान भी। सिर्फ एक दिन रुको, उसके बाद वो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। अभी तुम उससे नहीं मिल सकती। उसकी बात सुनकर आशी ने कहा, मैं उससे क्यों नहीं मिल सकती? देखो, तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जब अंश और आरोही की लड़ाई के बारे में निशांत जी को पता चलेगा तब वो क्या करेंगे? क्या अंश अमन का कॉल उठाएगा? जानने के लिए बने रहे। कल भी मैं उससे मिलना चाहती थी लेकिन मैं नहीं मिल पाई। अब तुम कह रही हो मैं उससे नहीं मिल सकती। ऐसा तुम क्यों कह रही हो आरोही? मुझे टेंशन हो रही है। उसे ऐसे घबराते देखकर आरोही ने कहा, अभी रूही को वार्ड में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद तुम्हें जितना उससे मिलना है मिल लेना। ये सुनकर आशी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐसा है क्या? मैं तो डर ही गई थी। ये लड़की ना मुझे एक दिन हार्ट अटैक जरूर दिलाएगी। एक बार इसे ठीक हो जाने दो, फिर मैं दिन चुन चुन कर बदला लूंगी। मुझे परेशान करती रहती है। उसकी बात सुनकर आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती एक छोटी बच्ची से ऐसे बदला लेते हुए? आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता आरोही, मेरे और उसके बीच में 36 का आंकड़ा चलता रहता है। ये सुनकर आरोही ने हंसते हुए कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता। वो तुम्हें इतना परेशान क्यों करती है?
उसे तुम्हें परेशान करने में इतना मज़ा क्यों आता है? वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी हर वक़्त उसे कुछ ना कुछ कहती रहती हो। वो दोनों बातें कर ही रही थी। उन दोनों ने ये ध्यान ही नहीं दिया था कि कोई वहाँ खड़ा होकर आरोही को हँसते हुए देख रहा था। आरोही को हँसते देखकर उस इंसान के दिल को सुकून मिल रहा था। वो इंसान कोई और नहीं अंश था। अंश अभी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल आया था। उसने जब आरोही और आशी को आईसीयू के बाहर देखा तो वो उनसे थोड़ी दूरी पर ही रुक गया था। अंश को आगे ना जाते देखकर रोबिन ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों रुक गए? तुम तो रूही के होश में आने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए थे। अब तुम उससे मिलने की बजाय यहाँ खड़े हो। चलो चलकर हम रूही से मिलकर आते हैं। उसकी बात सुनकर हंस आगे जाने लगा। तभी कुछ सोचकर वो पीछे मुड़कर वहाँ से चला गया। ये देखकर रोबिन ने उसके पीछे जाते हुए कहा, अंश रुको ना यार, मैं जब से इंडिया आया हूँ तब से बस इधर उधर भाग रहा हूँ। एक जगह पर रुको तो सही, कब तक मुझे ऐसे ही भगाते रहोगे? इतना कहकर वो अंश का कंधा पकड़कर उसे रोकता है तो अंश वहीं रुक जाता है। अंशु को रुकते देखकर रोबिन ने कहा, फाइनली तुम रुक गए। अब बताओ, रूही से मिले बिना क्यों वापस आ गए? उसकी बात सुनकर अंश ने चिल्लाते हुए कहा, मैं कैसे मिलता रूही से? तुमने देखा ना, वहाँ आरोही खड़ी थी। वो रूही को होश में देखकर कितना खुश हो रही है। अगर ऐसे में वो मुझे अपने सामने देखेगी तो फिर से उसका मूड खराब हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। जब आरोही को यह पता चलेगा कि अंश रूही से मिले बिना ही हॉस्पिटल से वापस चला गया है, तब वो क्या करेगी जानने के लिए बने रहना। और फिर वो मुझे कुछ ऐसी बात कही जिससे मुझे गुस्सा आ जाएगा। तुम भी तो वहाँ थे ना जब उसने मुझे चले जाने को कहा था। मैं मानता हूँ आरोही और रूही के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, लेकिन जब उसने मुझसे दूर जाने को कहा तब उसने ये क्यों नहीं सोचा कि रूही मेरी भी बेटी है। अगर रूही को कुछ भी हो जाता तो उसे जितना दुख होता उतना ही मुझे भी होता, या ये कहे कि उससे भी ज़्यादा दुख मुझे होता, क्योंकि उसने तो रूही के साथ बहुत टाइम बिताया है। मैं तो अभी अभी रूही से मिला हूँ। मैंने तो अभी उसे जी भर कर प्यार भी नहीं किया। मैं तो मेरी बेटी को हर वो खुशी देना चाहता हूँ जो वो डिज़र्व करती है। तुम्हें पता है रोबिन, जब मैंने पहली बार रूही को आशी के घर में देखा था तो मुझे जो महसूस हुआ था वो तो मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता। फिर मुझे पता चला कि रूही मेरी ही बेटी है तो मैं कितना खुश हुआ वो मैं ही जानता हूँ। रूही अब मेरी जान बन चुकी है, इसलिए मैं आरोही को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे आरोही से उसकी मर्जी के बिना शादी करनी पड़ी। मैं मानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो सब गलत था, लेकिन इसमें एक सच ये है कि मैं उन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन दोनों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आरोही यही चाहती है ना कि मैं उससे दूर चला जाऊँ, तो यही सही। इस बार मैं उसकी बात का मान रखूँगा। जब तक वो नहीं जाएगी तब तक मैं उसे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर वो चुप हो गया। वही उसकी बात सुनकर रोबिन ने कहा, अंश मुझे लगता है तुम इस बार भी गलत कर रहे हो। मैं मानता हूँ आरोही को तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुम जानते हो ना उस वक्त आरोही की क्या कंडीशन थी। ऐसे में उसने गुस्से में कुछ कह दिया तो तुम उसकी बात को सच मानकर उससे दूर जाना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है वो दोनों
तुमसे दूर रह पाएगी नहीं अंश। वो दोनों तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उन दोनों को तुम्हारी आदत लग चुकी। मुझे नहीं पता तुम दोनों का रिश्ता कैसा है, फिर भी जब आरोही तुम पर गुस्सा होकर वो सब कह रही थी, तब उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा तुमसे नाराजगी नजर आ रही थी। अब गुस्सा छोड़ो और जाकर रूही से मिलो। वो अभी अभी होश में आएगी। अगर तुम उसे नहीं देखोगे तो वो तुमसे मिलने की जिद करेगी। फिर आरोही क्या करेगी तुमने सोचा है? अब तुम बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं ले सकते हो। जितनी रूही को आरोही की जरूरत है उतनी ही तुम्हारी भी है, समझे तुम? एक बार तुम रूही के दिल में अपनी जगह बनाकर दूर जाओगे तो सोचा है तुमने उसके दिल पर क्या बीतेगी? वो तो अभी तक ढंग से बोलना भी नहीं सीखी है। ऐसे में उसे तुम्हारी याद आएगी तो वो तो बोल भी नहीं पाएगी। उसकी बात का अंश ने कोई जवाब नहीं दिया। इधर हॉस्पिटल के अंदर रूही को अब तक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। आशी, प्रिया, जैस्मिन, आरोही, निशांत जी, शालिनी जी सब लोग वहीं पर थे। तभी आशी ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, कैसी हो छोटी शैतान? तुम्हें बहुत मजा आता है ना सबको परेशान करने में। तुम्हें पता है हम लोग कितने डर गए थे? उसकी बात सुनकर शालिनी जी ने रूही के पास जाकर उसके गालों को सहलाते हुए आशी से कहा, तुम क्यों उससे ऐसी बातें कर रही हो? उसे क्या पता, वो तो अभी बहुत छोटी है। तुम में इतना भी दिमाग नहीं है क्या? उनकी बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप तो हमेशा अपनी पोती की साइड लेती हो मॉम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अंश सच में रूही से मिलने नहीं आएगा? अब वो कहाँ जाने वाला है जानने के लिए बने रहना। तभी शालिनी जी ने रूही से पूछा, बच्चा क्या आपको भूख लगी है? रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो शालिनी जी ने कहा, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। मम्मा आपको सूप पिलाएगी। उनकी बात सुनकर रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो शालिनी जी ने अपने साथ लाए टिफिन को आरोही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें सूप है, तुम रूही को पिला दो। उनकी बात सुनकर आरोही ने उनके हाथ से वो टिफिन लिया और उसे खोलकर स्पून से धीरे धीरे रूही को सूप पिलाने लगी। इधर हॉस्पिटल के बाहर रोबिन की बात पर अंश ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद अंश ने कहा, तुम रूही के वार्ड में जाओ और जाकर देखो वो कैसी है। जब वहाँ पर आरोही और कोई नहीं रहे तब तुम मुझे वीडियो कॉल करना। मैं रूही से वीडियो कॉल पर बात करूँगा और उसे सब कुछ समझा दूँगा। वो मेरी बात ज़रूर मानेगी, वो मुझे देखने की ज़िद नहीं करेगी। इतना कहकर वो रोबिन की कोई बात सुने बिना वहाँ से चला गया। उसने नील को पार्किंग से गाड़ी लाने को कहा तो नील पार्किंग से गाड़ी लेकर आ गया। अंश कार में बैठा और उसने अपने बेस पर चलने को कहा तो नील ने कार स्टार्ट की और बेस की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद उनकी कार बेस के बाहर आकर रुकी। अंश कार से बाहर आया और बेस के अंदर चला गया जहाँ चड्डा और उसके आदमियों को बांध कर रखा गया था। इस वक्त चड्डा और उसके आदमियों की हालत बहुत खराब थी। उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया था। चड्डा को तो पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। जिस रूम में चड्डा को रखा गया था, अंश उस रूम में जाकर चेयर पर बैठ गया। उसने अपनी रोबदार आवाज में कहा, कैसे हो चड्डा? मेरी मेहमान नवाजी में कुछ कमी तो नहीं रही? अगर कुछ कमी हो तो बोल दो, मैं अपने आदमियों से तुम्हारी और भी अच्छी खातिरदारी करने को कहूँगा। उसकी बात सुनकर जगदीश चड्डा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊँगा? नहीं,
मैं तुमसे नहीं डरता। जब मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तब से ही मैं इन सब के लिए तैयार हो गया था। तुम्हें तो पता ही है, माफिया की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, अगर तुम्हें पता था कि माफिया बनने के बाद तुम्हारी जान का कोई भरोसा नहीं है, तो तुम वो काम करते ही क्यों, छोड़ देते। ये सुनकर चड्ढा ने हंसते हुए कहा, माफिया में एक बार जुड़ने के बाद पीछे होने का मतलब है अपने दुश्मन के हाथों अपनी मौत। तुम तो ऐसा नहीं चाहोगे ना। एक बार माफिया में जुड़ने के बाद सब लोग पावर से डरने लगते हैं। तुम वहां बैठकर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। कोई बेवकूफ ही होगा जो पावर, सत्ता नहीं चाहेगा। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, ऐसे राज करने का क्या फायदा चड्ढा, जब इस डर से जीना पड़े कि कहीं कोई तुम्हें मार देगा। चड्ढा ने कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम जिस फील्ड में हो वहाँ तुम सेफ हो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा? नहीं ना, तो तुम अपनी बकवास बंद करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। बस मुझे अफसोस है मैं तेरी बीवी और बेटी को मार ना सका। वैसे मैंने सुना है तेरी बेटी की कंडीशन बहुत सीरियस है। अब कैसी है वो, मर तो नहीं गई? उसकी बात सुनकर अंशु को बहुत गुस्सा आया। वो चेयर से उठा और उसने चड्ढा की चेयर पर लात मारी, जिससे जगदीश चड्ढा चेयर के साथ नीचे जमीन पर गिर गया। तभी अंश ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं 1 घंटे के अंदर मेरी बीवी और बेटी को बचा लूंगा। उसके बाद तुम कहीं भी छुप जाना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जो मैंने तुमसे कहा था मैंने वो कर दिया। देखो अब तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम्हें क्या लगता है अंश रायजादा एक मामूली बिजनेसमैन है? तुम उसे मारने की कोशिश करोगे और वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप तुम्हारे डर से कोने में जाकर बैठ जाएगा। नहीं चड्ढा, तुम गलत हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब क्या करेगा अंश जगदीश चड्ढा के साथ? क्या जगदीश चड्ढा को अपनी गलती का एहसास होगा? जानने के लिए बने रहना। अगर सच में तुमने मेरे बारे में पूरी जानकारी ली होती तो तुम्हें पता चलता अंश रायजादा अपने दुश्मनों को एक मौका जरूर देता है पीछे हटने का। वही मौका मैंने तुम्हें भी दिया था ताकि तुम पीछे हट जाओ। मैं इसलिए चुप था क्योंकि तुमने अपनी बेटी को खोया है, लेकिन तुमने मेरी बीवी और बेटी को इन सब में शामिल करके अच्छा नहीं किया। अब तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मिलकर रहेगी। वहीं चड्ढा से थोड़ी दूरी पर रॉकी, श्याम और रॉबर्ट को बांध कर रखा गया था। वो लोग तो अंशु को इतने गुस्से में देखकर डर गए थे। वहीं अंशु ने अपने आदमियों से आइस का एक बड़ा बकेट लाने को कहा, तो उसके आदमी आइस से भरा बकेट लेकर वहां आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अंश ने बकेट भरकर आइस क्यों मंगवाया है। नील ने अपने मन में कहा, बॉस कभी कभी क्या सोचते हैं कुछ समझ नहीं आता। मैं तो ये सोच रहा था कि बॉस इन पर खोलता हुआ पानी डालेंगे या फिर इन्हें करंट लगाएंगे, लेकिन बॉस ने तो बस बकेट में आइस लाने को कहा है। इससे क्या होगा? क्या बॉस इस पानी से चड्ढा को नहलाने वाले हैं? तभी अंश ने अपने आदमियों से चिल्लाते हुए कहा, चड्ढा को इस चेयर से निकालो और मेरे सामने लेकर आओ। उसकी बात सुनकर उसके आदमियों ने जगदीश चड्ढा को रस्सी से खोलकर अंश के सामने घुटनों के बल बैठा दिया और उसके हाथ पीछे बांध दिए। फिर अंश ने वो बकेट चड्ढा के सामने रखने को कहा, तो उसके आदमियों ने बकेट
चड्ढा के सामने लाकर रख। अंश चेयर से उठा और चड्ढा के पास आकर उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा आइस बकेट में डुबाकर 15 सेकंड तक उसका चेहरा उसके अंदर रखा। फिर उसने चड्ढा का चेहरा ऊपर उठाया और वापस से ऐसा ही किया। ऐसे ही कई बार अंश ने चड्ढा का चेहरा पकड़कर उस बकेट में डुबोया। अब तक चड्ढा की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो लंबी लंबी सांस ले रहा था और साथ में ठंड से कांप रहा था। उसे ऐसे लंबी सांस लेते देखकर अंश ने कहा, क्या हुआ चड्ढा? इतने से टॉर्चर में तुम्हारी हालत खराब हो गई। जैसे तूने मेरी बेटी को पानी के बीचों बीच छोड़कर आने को कहा था, वैसे ही ये तो मेरे टॉर्चर की शुरुआत है। ये सुनकर चड्ढा ने हंसते हुए कहा, जितना टॉर्चर देना है दे दो। वैसे तुझे एक बात बता दूं, मैंने तो उस रोकी के बच्चे से ये भी कहा था कि तेरी बेटी को पानी के बीच छोड़ने के बाद उस नाव में एक छेद कर दे ताकि तेरी बेटी उस पानी में डूबकर मर जाए। लेकिन उस रोकी के बच्चे ने ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो तेरी बेटी जिंदा तो छोड़, उसकी बॉडी भी तुझे नहीं मिलती। ये सुनकर अंश का दिल एकदम धक सा रह गया। वो तो सोच भी नहीं सकता था, अगर रोकी ने सच में उस नाव में छेद कर दिया होता तो रूही पानी में डूबकर मर जाती। ये सोचकर अंश से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। उसने चड्ढा का गला पकड़कर उसका चेहरा बकेट में डालते हुए कहा, मेरी बेटी को पानी में डुबोकर मारना चाहते थे ना, लो अब तुम उसका मजा लो। इतना कहकर उसने चड्ढा का चेहरा और ज्यादा बकेट के अंदर डुबो दिया, जिससे चड्ढा चटपटाने लगा। लेकिन अंश उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। 5 मिनट के बाद उसने चड्ढा का चेहरा पानी से बाहर निकाला, जिससे चड्ढा जोर जोर से खांसते हुए सांस लेने लगा। लेकिन अंश का गुस्सा तो अब भी शांत नहीं हो रहा था। वही चड्ढा की हालत और अंश का चेहरा देखकर वहां खड़े सब लोग डर से कांप रहे थे। तभी अंश की तरफ देखकर रोकी ने खुद से कहा, मैं तो इनकी बेटी को पानी में छोड़कर आया था, ये मेरा क्या हाल करेंगे। वो अभी यही सब सोच रहा था, तभी अंश की आवाज आई। उसने अपने आदमियों से कहा, इन सबको पूरी रात कोल्ड स्टोरेज में बंद रखो। उसकी बात सुनकर उसके आदमी सबको घसीट कर वहां से लेकर जाने लगे। तभी अंश ने रोकी को वहीं रोक लिया तो रोकी डर से कांपने लगा। अंश ने रोकी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, जब तुम्हारे बॉस ने मेरी बेटी को नाव में छोड़कर उस नाव में छेद करने के लिए कहा था, तो तुमने नाव में छेद क्यों नहीं किया? उसकी बात सुनकर रोकी ने कहा, सर मैं मानता हूँ मैं खून करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि एक छोटी सी बच्ची के साथ वो सब हो, क्योंकि दुश्मनी तो आपके और मेरे बॉस के बीच में ही, उसमें उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है। मैं तो ये भी नहीं चाहता था कि मैं उसे पानी के बीच छोड़ कर आऊँ, लेकिन सर मैं मजबूर था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो श्याम मुझे मार देता। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश रोकी को छोड़ देगा? क्या रोकी अंश के साथ काम करने के लिए हाँ करेगा? जानने के लिए बने रहना। उसके बाद में आपकी वाइफ की भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर अंश ने चिल्लाते हुए पूछा, तुमने मेरी वाइफ की क्या हेल्प की? तुम तो मौत के डर से मेरी बेटी को पानी में छोड़कर आ गए थे। रोकी ने कहा, जी सर, मैंने आपकी बेटी को पानी में छोड़ा था, लेकिन मैंने उसे और आपकी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश भी की थी। उसकी बात सुनकर हंस ने पूछा, वो कैसे? तो रोकी ने क्लब में आरोही को फोन देने की बात से लेकर किसी की मदद लेने की बात कहने तक सब कुछ अंश को बता दिया। उसकी बात सुनकर अंश हैरान हो गया था। तभी रोकी ने कहा, मैं मानता हूँ
आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन सर, सच यही है। क्या मैं एक बात पूछूं आपसे, मेरे दिल की तसल्ली के लिए? अंश ने पूछा। क्या? तो रॉकी ने पूछा। सर, आपकी बेटी कैसी है? वो ठीक तो है ना? मैं बस यही जानना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आप मुझे मौत भी दे दोगे तो मुझे कोई गम नहीं है। मैं तो बस आपके मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है। उसे रूही के बारे में पूछते देखकर अंश ने कहा, तुम्हें उससे क्या मिलेगा? मेरी बेटी ठीक हो या ना हो? रॉकी ने कहा, सर, मुझे सुकून मिलेगा। उसकी बात सुनकर अंशु को पता नहीं क्या हुआ। उसने आज तक किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था, लेकिन ये पहली बार था जब वो अपने दुश्मनों में से किसी की बात का जवाब दे रहा था। उसने रॉकी की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरी बेटी एकदम ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। उसकी बात सुनकर रॉकी ने कहा, शुक्रिया भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। इतना कहकर वो उस तरफ जाने लगा जिधर चड्ढा को लेकर गए थे। तभी अंश ने उसे रोकते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? क्या तुम मेरी बेटी के बॉडीगार्ड बनोगे? लेकिन याद रखना, तुम्हें मेरी बेटी का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। उसे एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। अगर मंजूर है तो बोलो। उसकी बात सुनकर रॉकी ने हैरान होते हुए पूछा, सर, आप सच कह रहे हो? मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? क्या आप मुझे नहीं मारोगे? मैंने तो आपकी बेटी को और बीवी को मारने में उस चड्ढा का साथ दिया था। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने आज पहली बार अपने दुश्मन को ऑफर क्यों किया अपने साथ काम करने के लिए। अगर तुम मेरे हाथ से मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। रॉकी ने कहा, नहीं सर, मैं तैयार हूँ आपके साथ काम करने के लिए। मैं पूरी ईमानदारी से आपकी बेटी को प्रोटेक्ट करूँगा। अंश ने कहा, अगर तुम मेरे साथ काम करने को तैयार हो तो पहले तुम्हें मेरे आदमी ट्रेनिंग देंगे। रॉकी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इधर हॉस्पिटल में आरोही बड़ी मुश्किल से रूही को सूप पिला रही थी, क्योंकि रूही सूप पीने में आनाकानी कर रही थी। वहीं आशी रूही को घूर कर देख रही थी और कह रही थी, ए छोटी शैतान, चुपचाप सूप पी ले, वरना मैं आकाश को कहूँगी तुम्हें बड़ी सी सुई चुभाने के लिए। सुई चुभने के बाद जब तुम रोओगी ना, मुझे बहुत मज़ा आएगा तुम्हें देखने में। उसकी बात सुनकर रूही उसे घूर घूर कर देखने लगी। प्रिया ने हंसते हुए कहा, देखो आशी, तुम्हारी भांजी कैसे तुम्हें घूर रही है। तुम्हें घूरते हुए वो बहुत क्यूट लग रही है। अगर उसका बस चले तो वो तुम्हें अभी कच्चा चबा जाए। इतना कहकर प्रिया रूही के पास गई और उसके गाल पर किस किया, जिसे देखकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, बेटी तो मेरे उस खड़ूस भाई की ही है। उसका एटीट्यूड इसके अंदर कूट कूट कर भरा ही होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या निशांत जी अंश को हॉस्पिटल बुलाएंगे? क्या अंश निशांत जी की बात मानकर हॉस्पिटल आएगा? जानने के लिए बने रहना। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगी। तभी शालिनी जी ने निशांत जी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, हम यहाँ इतनी देर से आए हैं, लेकिन ऐश अभी तक वार्ड में नहीं आया। एक बार कॉल करके देखिए उसे। मालूम तो है ना, रूही को होश आ गया है। उनकी बात सुनकर निशांत जी ने हाँ कहा और वार्ड से बाहर चले गए। बाहर आकर वो अंश को कॉल करने लगी, लेकिन अंश उनका कॉल पिक नहीं कर रहा था। ये देखकर निशांत जी ने खुद से कहा, ये लड़का हमेशा ऐसा ही करता है, कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाता। तभी निशांत जी के पीछे से वोट के अंदर जा रहे अमन ने कहा, आपने सही कहा अंकल,
मैं भी उसे कब से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। साथ में नील भी कॉल पिक नहीं कर रहा। पता नहीं दोनों कहाँ गए हैं और किसे डस रहे हैं। जब तक रूही को होश नहीं आया था, तब तक तो वो मेरे ऊपर जहर उगल रहा था। अब रूही को होश आ गया है तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तभी उसे पीछे से आवाज़ आई, वो किसी का कॉल पिक नहीं करेगा। जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होगा, तब तक तो वो बिल्कुल भी किसी का फ़ोन नहीं उठाएगा। आवाज़ सुनकर अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो रोबिन उन्हें अपने पास आते हुए दिखाई दिया। रोबिन को देखकर अमन ने पूछा, गुस्सा है अंश, लेकिन किस पर? अब तो रूही को भी होश आ गया है। उसे रूही के पास बैठकर उससे बातें करनी चाहिए। तभी निशांत जी ने रोबिन की तरफ देखकर पूछा, बेटा तुम कब आए इंडिया? रोबिन ने कहा, मैं अभी सुबह जैस्मिन के साथ आया हूँ अंकल। जब से मैं इंडिया आया हूँ, तब से आपका बेटा मुझे चैन की एक सांस भी नहीं लेने दे रहा। मुझे उसके पीछे पीछे कुत्ते की तरह भगा रहा है। उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, आखिर में तुम्हें अपनी आइडेंटिटी पता चल ही गई। ये अच्छी बात है। इंडिया आने के बाद तुम्हें मालूम पड़ गया। ये सुनकर रोबिन ने उसे घूरते हुए कहा, जैस्मिन ने तुम्हें सही नाम दिया है, बंदर कहेगी। अमन ने कहा, उस लड़ाकू विमान चमेली के तेल को आता ही क्या है? वो तो हमेशा लड़कों के कपड़े पहनती है और लड़कों की तरह स्टाइल करके घूमती रहती है। कभी कभी तो मुझे सच में शक होता है, वो सच में लड़की है या फिर टू इन वन। उसकी बात सुनकर रोबिन ने कहा, शुक्र मनाओ वो अभी वार्ड के अंदर है। अगर वो यहाँ होती तो रूही के बगल में अभी तुम्हारा बेड लगाना पड़ता हमें। ये सुनकर अमन ने मुंह बनाते हुए कहा, उस चमेली की तेल को हर वक्त किसी न किसी को मार कर मालिश करनी होती है, तब तक उसे नींद नहीं आती। मुझे तो इंडिया के लोगों पर तरस आ रहा है। जब तक वो चमेली की तेल यहाँ रहेगी, तब तक ना जाने कितने आदमी हॉस्पिटल के बेड पर पेशेंट बनकर पड़े रहेंगे। उसकी बात सुनकर निशांत जी ने कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते। जैस्मिन ने तुम्हें सही नाम दिया है, बंदर। तुम हमेशा उछलते रहते हो। निशांत जी की बात सुनकर अमन ने मुंह बनाते हुए कहा, अब अंकल आप भी? ये सुनकर निशांत जी हंसने लगे। फिर कुछ सोचकर निशांत जी ने रोबिन से पूछा, थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि अंश गुस्से में है, लेकिन वो गुस्से में क्यों है? जब हम लोग यहाँ नहीं थे तब कुछ हुआ था क्या? उनकी बात सुनकर रोबिन ने कहा, अंकल उसका आरोही के साथ झगड़ा हुआ था। आरोही ने उसे दूर जाने को कहा है। फिर उसने आरोही ने अंशु को जो कुछ भी कहा था वो सब निशांत जी और अमन को बता दिया। सब कुछ बताकर रोबिन ने कहा, अंकल मैंने अंशु को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। आप तो उसका गुस्सा जानते ही हो। जब उसे गुस्सा आता है वो किसी की बात नहीं सुनता। इधर राठौर हाउस में जब पार्थ को ये बात पता चली कि चड्डा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, और तो और किसी को भी पता नहीं है कि इस वक्त चड्डा कहाँ है, वो जिंदा भी है या मर गया। ये सब जानकर पार्थ ने गुस्से में खुद से कहा, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो रातों रात चड्डा बर्बाद हो गया? चड्डा तो माफिया में इतना ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। पार्थ को पता चलेगा जगदीश चड्ढा के बारे में, या जगदीश चड्ढा पार्थ के बारे में अंश को बताएगा? जानने के लिए बने रहना। कोई उसे इतनी आसानी से कैसे बर्बाद कर सकता है? अगर कोई रातों रात चड्ढा को बर्बाद कर सकता है तो इसका मतलब यही है कि वो इंसान चड्ढा से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन कौन है वो इंसान? चड्ढा सिर्फ इंडिया एक इंसान को बर्बाद करने आया था,
वो है अंश रायज़ादा। क्या उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से अंश ने रातों रात चड्ढा को बर्बाद कर दिया? क्या अंश इतना ताकतवर है कि उसने चड्ढा को एक ही रात में बर्बाद कर दिया है? मैं ये तो जानता हूँ, अंश से जो भी पंगा लेता है, अंश उसे बर्बाद करने में 1 मिनट भी नहीं लगाता। इसलिए कोई भी बिजनेसमैन अंश से पंगा लेने से डरते हैं। लेकिन चड्ढा तो माफिया लीडर था, उससे तो सब लोग डरते हैं। क्या अंश चड्ढा को बर्बाद कर सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उस चड्ढा से कहा था, फैशन शो होने तक उस अंश के साथ कोई पंगा मत लो। अब मेरा पूरा प्लान उस चड्ढा की वजह से चौपट हो गया। अब मुझे कुछ और सोचना होगा, लेकिन उससे पहले मेरी बॉडी को रिलैक्स की ज़रूरत है। वो काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकती है। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करके किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही पार्थ ने कहा, ताज होटल आकर मुझसे मिलो। उसकी बात सुनकर सामने से किसी ने ठीक है कहा और फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट होते देखकर पार्थ ने कहा, तुम सिर्फ एक खिलौना हो। जब तक मेरा मन नहीं भरेगा, मैं तुम्हारे साथ खेलता रहूँगा। उसके बाद सोचूंगा तुम्हें रास्ते से कैसे हटाना है। वैसे तुम्हारा जिस्म तो कमाल है। कितनी बार तुम्हारे जिस्म के साथ खेला हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। इधर बेस पर अंश ने रोकी से कहा, तुम यहाँ पर रहकर 1 महीना ट्रेनिंग लो। उसमें अगर तुम पास हो गए तो तुम मेरी बेटी के बॉडीगार्ड बनोगे, नहीं तो। इतना कहकर उसने अपने एक आदमी को बुलाया और रॉकी को ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर जाने को कहा। तो वो आदमी रॉकी को लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अंश नील के साथ उस रूम से बाहर आया। बाहर आकर वो दोनों कार में बैठे तो अंश ने नील से एयरपोर्ट चलने को कहा। एयरपोर्ट जाने की बात सुनकर नील ने कहा, बॉस, क्या आपको हॉस्पिटल नहीं जाना? क्या आपको रूही को नहीं देखना? उसकी बात सुनकर अंश ने गुस्से में कहा, तुमसे जितना कहा है उतना करो ना। गाड़ी सीधा एयरपोर्ट लेकर चलो। उसका गुस्सा देखकर नील ने यस बॉस कहा और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। नील को तो समझ नहीं आ रहा था, जो इंसान अपनी बेटी के लिए आंखों में आंसू लेकर सुबह से शाम तक आईसीयू के बाहर ही बैठा था, वही इंसान अब अपनी बेटी के होश में आने के बाद एक बार भी उसे देखने नहीं जा रहा। इधर हॉस्पिटल में रोबिन की बात सुनकर निशांत जी ने गुस्से में कहा, ये लड़का हमेशा अपने गुस्से को आगे रखता है, लेकिन आरोही को भी उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अंश भी आरोही को नहीं समझता है। उस वक्त आरोही ने उससे वो सब कहा था जब उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। कोई भी माँ अपनी बेटी को आईसीयू में देखेगी तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। वो उस वक्त अपना सारा गुस्सा अपने पति पर ही निकाल सकती है, किसी और पर नहीं। ये बात अंश समझ क्यों नहीं रहा? आरोही अब उस पर डिपेंड होने लगी है। इस वजह से उसने अपना गुस्सा अंश पर निकाला, क्योंकि जिस टाइम वो मुसीबत में थी तब वो अंश को ही याद कर रही थी। लेकिन ये सब तुम्हारा दोस्त क्यों सोचेगा? अब पता नहीं उसका गुस्सा जहर बनकर किस पर निकल रहा होगा। वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। इतना कहकर निशांत जी ने एक गहरी सांस ली। इधर ताज होटल में पार्थ अब तक ताज होटल आ गया था। वो अपने रूम में किसी का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया तो पार्थ ने डोर ओपन किया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उस लड़की को देखकर पार्थ सोफे पर जाकर बैठ गया तो वो लड़की अंदर आई और सीधा पार्थ की गोद में जाकर बैठ गई।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। आखिर कौन है ये लड़की? क्या पार्थ अंश से अपना बदला ले पाएगा? क्या अंश को पार्थ के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए बने रहना। पार्थ को किस करने लगी। उसे किस करते देखकर पार्थ ने पीछे से उसके बाल जोर से पकड़े और उसे सोफे पर गिरा दिया और उसके ऊपर आकर उसे रफली किस करते हुए अपने हाथ उस लड़की की पूरी बॉडी पर चलाने लगा, जिससे वो लड़की और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर पार्थ को किस करने लगी। किस करते करते ही पार्थ ने उस लड़की को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेकर चला गया। उसने उस लड़की को बेड पर पटक दिया। उसके ऐसा करते ही उस लड़की की एक आह निकल गई। वही पार्थ खड़ा होकर उस लड़की को हवस भरी नजरों से देख रहा था। वही बेड पर सो रही वो लड़की अपनी एक उंगली से पार्थ को अपने पास आने का इशारा कर रही थी। इधर हॉस्पिटल में आरोही ने सबकी तरफ देखकर कहा, आप सब घर चले जाइए, मैं रूही के पास रहती हूँ। कल से किसी ने भी रूही की वजह से आराम नहीं किया है। उसकी बात सुनकर शालिनी जी ने कहा, आराम की जरूरत बेटा तुम्हें है। तुम अभी भी ठीक नहीं हुई हो। अंश यहाँ रहता तो मुझे तुम्हें यहाँ छोड़ने में डर नहीं लगता, लेकिन अंश कहाँ गया है पता नहीं। मैं तुम्हें यहाँ अकेले हॉस्पिटल में छोड़कर घर नहीं जा सकती। उनकी बात सुनकर आशी ने कहा, मेरी प्यारी माताश्री, मैं आरोही के पास रुकती हूँ, आप घर चली जाइए। वैसे भी शौर्य को मेरे बिना रहने की आदत है। एक बार वो रात को सो जाता है तो सुबह उसकी आंखें खुलती है। बस आप उसके बगल में सो जाना। तब प्रिया ने कहा, आंटी आप घर चली जाइए, मैं भी आशी और आरोही के साथ हॉस्पिटल में रुक जाती हूँ। उसकी बात सुनकर शालिनी जी ने, हाँ मैं अपना सीवी लाया इधर ताज होटल में। उस लड़की को देखते हुए पार्थ ने अपने कपड़े निकाले और उस लड़की की तरफ देखने लगा। वहीं वो लड़की ललचाई नजरों से पार्थ की बॉडी को देख रही थी, क्योंकि पार्थ की बॉडी बहुत हॉट थी। उसके सिक्स पैक एब्स मस्कुलर बॉडी को देखकर उस लड़की का गला सूख रहा था। उस लड़के ने अपनी बॉडी में हो रही गर्मी को बर्दाश्त करते हुए पार्थ से कहा, पार्थ क्या तुम ऐसे खड़े रहकर मुझे देखते रहोगे या मेरे जिस्म की प्यास भी बुझाओगे? उसकी बात सुनकर पार्थ ने सरकास्टिक स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स बेबी, जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा तब तक मैं चैन से कैसे रह पाऊँगा। इतना कहकर वो उस लड़की के ऊपर आ गया और उसने उस लड़की के कपड़े निकाल कर नीचे फेंक दिए। फिर उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है सानिया, तुम्हारी बॉडी में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सानिया ने पार्थ की चेस्ट पर हाथ फेरते हुए पूछा, कौन सी है? तुम भी बता दो। उसकी बात सुनकर पार्थ उसके फेस पर उंगली घुमाते हुए उसकी नेक से होते हुए उसकी चेस्ट पर आया और उसकी चेस्ट की तरफ इशारा किया। उसे अपनी चेस्ट की तरफ इशारा करते देखकर सानिया ने उसके गले में अपनी बाहें डाली और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे किस करने लगी, जिसे देखकर पार्थ भी सानिया को डीप किस करने लगा। जब दोनों की सांस उखड़ने लगी तो पार्थ ने उसके होठों को छोड़ा और उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगा। किस करते हुए वो बाइट भी कर रहा था। जैसे ही वो सानिया की पूरी बॉडी पर किस और बाइट करता रहा, जिससे सानिया पूरी तरह से कंट्रोल खोकर पार्थ से बोली, पार्थ अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, आई वॉन्ट राइट नाउ प्लीज। उसकी बात सुनकर पार्थ ने सानिया की तरफ देखा तो सानिया अब तक पूरी तरह से पार्थ में खो चुकी थी। पार्थ फिर से उसके लिप्स पर किस करने लगा। उसने सानिया की बॉडी में
पूरे फोर्स के साथ एंटर किया, जिससे सानिया चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ उसके मुंह में ही रह गई क्योंकि पार्थ उसे रफली किस कर रहा था। पार्थ धीरे धीरे अपनी बॉडी को आगे पीछे करने लगा। इस तरह से वो पूरी रात सानिया के साथ इंटीमेट हुआ। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर अर्श कार से बाहर आया और एयरपोर्ट के अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे नील भी एयरपोर्ट के अंदर आ गया। अंदर आकर उसने सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट की और अंश के साथ जाकर फ्लाइट में बैठ गया। इधर हॉस्पिटल में निशांत जी ने अमन और रोबिन की तरफ देखकर कहा, पता करो अंश इस वक्त कहाँ है। अमन ने कहा, जी अंकल, मैं पता करता हूँ। और फिर वो अंश को कॉल करने लगा। वही निशांत जी रोबिन और अमन से बात करके वार्ड के अंदर चले गए। वार्ड के अंदर आकर उन्होंने रूही से पूछा, कैसा है मेरा बच्चा? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? उनकी बात सुनकर रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो निशांत जी ने घबराते हुए पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है आपको? उनकी बात सुनकर रूही अपने हाथ में लगी ड्रिप की तरफ इशारा करती है। दरअसल रूही को ग्लूकोज चढ़ाया था, जिस वजह से उसके हाथ में ड्रिप लगाई गई थी। उसे ड्रिप की तरफ इशारा करते देखकर निशांत जी ने कहा, कल तक आपको दर्द रहेगा, उसके बाद दर्द गायब हो जाएगा। आप स्ट्रॉन्ग होना, आप रोगी तो नहीं। आपको पता है इंजेक्शन को देखकर कौन रोता है? उनकी बात सुनकर रूही ने नाम में अपना सिर हिलाया तो निशांत जी ने हंसते हुए कहा, आपकी आशी मासी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इंजेक्शन को देखकर रोती है। उनकी बात सुनकर रूही खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे इसे देखकर सब लोग खुश हो गए। तभी निशांत जी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, रूही को अब आराम करना है, सब लोग घर चले जाइए, मैं आरोही के साथ यहीं रुकता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या पार्थ की सच्चाई सानिया को कभी पता चलेगी? क्या अमन प्रिया से अपने दिल की बात कह पाएगा? जानने के लिए बने रहना। उनकी बात सुनकर आशी ने कहा, अब एक आप ही बाकी थे, अब आपने भी कह दिया। उसकी बात सुनकर निशांत जी ने पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो आशी ने कहा, थोड़ी देर पहले आपकी धर्म पत्नी कह रही थी कि वो भी हॉस्पिटल में रुकना चाहती है। मैंने अभी उनसे कहा कि उन्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ आरोही के साथ हूँ। अब मैं वही बात आपसे भी कह रही हूँ, समझे मेरे पूज्य पिताश्री। उसकी बात सुनकर निशांत जी ने कहा, लेकिन यहाँ तो एक आदमी का होना जरूरी है। उनकी बात सुनकर पीछे से अमन ने कहा, अंकल मैं यहीं पर हूँ, आप घर चले जाइए। तो निशांत जी ने हाँ कहा और वो शालिनी जी को लेकर वहाँ से चले गए। उनके साथ रोबिन और जैस्मिन भी चले गए। अब वार्ड में अमन, प्रिया, आरोही, आशी थी। तभी अमन ने कहा, मैं सबके लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो जाने लगा तो आशी ने प्रिया से कहा, तुम भी भाई के साथ चले जाओ प्रिया। प्रिया ने कहा, लेकिन मैं उसके साथ क्यों जाऊं? आशी ने कहा, वो इसलिए, मैं अमन भाई के साथ तुम्हारी सेटिंग करवाना चाहती हूँ ताकि मुझे मेरी दूसरी भाभी मिल जाए। उसकी बात सुनकर अमन और प्रिया हैरानी से आशी की तरफ देखने लगे। उन दोनों को ऐसे देखकर आरोही जोर जोर से हंसने लगी। उसने आशी से कहा, तुम कहीं भी अपनी बकवास शुरू कर देती हो आशी। अब तुम देख रही हो वो दोनों कैसे मुंह फाड़े तुम्हें देख रहे हैं। फिर उसने अमन और प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, आशी मजाक कर रही है, वैसे प्रिया तुम भाई के साथ चली जाओ। उसकी बात सुनकर प्रिया ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अमन वार्ड से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे प्रिया भी चली गई।
वो दोनों हॉस्पिटल की कैंटीन में जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करें और कहाँ से बात शुरू करें, क्योंकि उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। वो दोनों चुपचाप कैंटीन की तरफ जा रहे थे। उन दोनों ने पूरे रास्ते कोई बात नहीं की थी। कैंटीन में पहुंचकर अमन ने ऑर्डर दिया और एक टेबल पर जाकर बैठ गया। उसे बैठे देखकर प्रिया भी उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। तभी उनका ऑर्डर आ गया। उन दोनों ने चुपचाप अपना नाश्ता किया और आशी और आरोही के लिए नाश्ता पैक करवा के वार्ड की तरफ चले गए। अब क्या होगा अंश और आरोही की लाइफ में जानने के लिए स्टोरी में आगे तक बने रहना। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।